चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, देखिएगा देखिएगा लास्ट क्लास के अंदर अपने जो चार्ज की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी उसके अंदर अपने ये डिस्कस कर लिया था कि कोई दो बॉडी अगर मान लीजिएगा, अगर अपोजिट पोलरिटी जो चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन सेम पोलरिटी चार्ज है जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो मतलब दोनों के बीच में फोर्स तो लगेगा ही। मान लीजिएगा ये चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है। तो चाहे ये कैसे भी चार्ज हो, चाहे सेम पोलरिटी हो चाहे अपोजिट पोलरिटी चार्ज हो, फोर्स तो लगना ही लगना है, ठीक है ना। अब इनके बीच में फोर्स लगेगा कितना, तो कूलम्ब्स ने, एक साइंटिस्ट है जिसने ये बताया है कि इसके बीच में फोर्स कितना लगेगा, तो उन्होंने कहा कि जो दो फोर्स लगेगा, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस is proportional to multiplication of charges and is inversely proportional to square of distance between the charges, ठीक है। तो अगर मान लीजिएगा इससे 1 इससे 2, अगर 1 and 2 से देखें 1 and 2, तो F proportional to क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। हाँ, तो अब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट, तो F बराबर कांस्टेंट होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन 0 क्या है यहाँ पे, इस बात को भी समझते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं परमिटिविटी या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए परमिटिविटी क्या होती है, इस बात को थोड़ा सा मैं इधर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा ये तो जो फोर्स हो गया Q1 Q2 और बीच की डिस्टेंस हो गई R। परमिटिविटी क्या होती है, देखो आप ऐसा समझो, मान लीजिएगा मेरे पास ये मैग्नेट है, ठीक है ना, और ये भी एक मैग्नेट है, ठीक है। तो इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इनके बीच में फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट है तो, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा बीच में, अगर मान लीजिए केवल एयर है, तब भी कुछ ना कुछ फोर्स रहेगा। अब अगर मान लीजिएगा कि बीच में आपने दोनों के बीच में जो मीडियम है, एयर नहीं रखकर कुछ और कुछ डाल दिया, जैसे वुडन पाउडर डाल दिया, ठीक है, प्लास्टिक रख दी, तो अब दोनों के बीच में फोर्स तो लगेगा। कागज रख दिया हो बीच में, तो क्या फोर्स उतना लगेगा या कुछ चेंजेज हो जाएगा, तो शायद कुछ चेंजेज हो जाएगा, कुछ चेंजेज हो जाएगा। कारण कि एक तरह से अगर मान लीजिएगा ये मैग्नेट है, तो इसकी चारों तरफ एक मैजिकल रीजन क्रिएट हो गया, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो चारों तरफ जो रीजन क्रिएट हो रहा है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर केवल वैक्यूम है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। या फिर इस तरह से समझे कि वैक्यूम की वजह से यहां पर कितनी प्रॉपर्टीज हो रही है उसकी, इलेक्ट्रिसिटी की एक तरह से, ठीक है, कि मतलब ऐसा उसकी स्ट्रेंथ कितनी है कि अपोजिट पोलरिटी चार्ज या सेम पोलरिटी चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मीडियम चेंज करते ही वो लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंजेज हो जाता है। तो परमिटिविटी यही डिसाइड करती है कि दोनों के बीच में मीडियम कितना है, जिसकी वजह से फोर्स कितना क्या लग रहा होगा, ठीक है। अब एक बात और समझना, देखिएगा, हाँ कोई अलग मीडियम होगा तो उसकी जगह अलग हो जाएगा। ये तो हुई वैक्यूम की। अगर मान लीजिएगा कोई मीडियम रखा है, तो यहां पर इप्सिलॉन हो जाता है। इप्सिलॉन होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम
अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, इसकी भी यूनिट यही होती है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों के रेशियो को एक और होती है जिसके को कहते हैं स्पेसिफिक परमेबिलिटी, स्पेसिफिक या रिलेटिव परमेबिलिटी, सॉरी रिलेटिव परमेबिलिटी या परमिटिविटी भी कह सकते हैं। परमिटिविटी ये होती है इप्सिलॉन आर, और इप्सिलॉन आर होती है इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन जीरो। अच्छा देखिएगा, ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट, क्योंकि कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। तो ये पूरा का पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है एक तरह से। ठीक है, तो ध्यान रखना ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ज्यादातर क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ यही देते हैं इप्सिलॉन जीरो इप्सिलॉन आर। इसका एक नाम और भी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, ध्यान रखना। रिलेटिव परमेबिलिटी इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, मैं यहां लिख देता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑब्लिक रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना। इप्सिलॉन आर, इप्सिलॉन आर देखिएगा ऐसा क्यों जरूरत पड़ रही है, देखिएगा एक तो मैं कहूं कि देखिएगा किसी जैसे वाटर है तो उसके लिए इप्सिलॉन की वैल्यू जैसे ये हो जाए, फॉर एग्जांपल की किसी भी मीडियम के लिए इप्सिलॉन की वैल्यू है 7.72.47 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक तो इस तरह का डेटा दे, और एक हमेशा डेटा इस तरह से दे कि कोई मीडियम है जिसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है जो वैक्यूम से करीबन 10 टाइम्स है, वैक्यूम से 5 टाइम्स है। तो ऐसे वाले केस में क्या होगा कि मतलब आप सिर्फ इप्सिलॉन आर देंगे ताकि वैक्यूम से कंपैरिजन करना आसान रहे। ठीक है, मीडियम इप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगी, ध्यान रखना विशेष। इप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1 कब, फॉर वैक्यूम, फॉर वैक्यूम। इप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है फॉर एनी मीडियम, एनी मीडियम। वाटर के लिए 80, प्लास्टिक के लिए कुछ अलग होगी, ठीक है ना, रबर के लिए कुछ अलग होगी। इप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है इन्फिनिटी फॉर मेटल्स या फिर कंडक्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये तो यहां तक ये चीज हुई। अच्छा, जब तक आपको मीडियम के बारे में कुछ नहीं कहे, हमेशा मीडियम क्या है ही नहीं, मतलब केवल और केवल वैक्यूम है। अब बताएंगे आप 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो, इप्सिलॉन जीरो की वैल्यू रखने से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी ना इसकी फिक्स। ठीक है ना, इस पूरी चीज को लिख देते हैं कोई कांस्टेंट के। क्या लिखते हैं इसको, कांस्टेंट के। F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कह दिया आपको। ठीक है ना, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां के क्या है, एनी कांस्टेंट, के कांस्टेंट के इज, के क्या हो गया, कोई कांस्टेंट है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होगी जब इसको रखेंगे, इप्सिलॉन जीरो की वैल्यू रखकर यदि सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है के की, ये आती है 9 इंटू 10⁻⁹। ये डेटा क्या याद रखने में भी थोड़ा इजी पड़ेगा। ठीक है ना। अच्छा, और यूनिट क्या हो जाएगी के की, 9 इंटू 10⁻⁹, और यूनिट क्या हो जाएगी देखिएगा। तो के की यूनिट निकालना तो देखो F इंटू आर स्क्वायर, के को अगर मान लीजिएगा मैं ये निकालता हूं, ठीक है, तो देखो F इंटू आर स्क्वायर बराबर के Q1 Q2, तो Q1 Q2 को यहां भेज दीजिएगा, Q1 Q2, तो ये क्या बन गया के। तो क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये हो गई के की यूनिट। ठीक है, तो हमको हमेशा के की वैल्यू ही रखनी है बजाय इप्सिलॉन जीरो के। ये तो स्पेशली कब रखेंगे, जब स्पेशली बात को मीडियम वगैरह की कही जाए। ठीक है ना, क्लियर यहां तक। अब देखो बात को सुनो,
सेम पोलरिटी चार्ज हो चाहे अपोजिट पोलरिटी चार्ज हो, ठीक है, वो तो नेचर चेंज हो जाएगी भाई, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी होगा, ठीक है ना। लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड यही रहेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड यही रहेगा, ठीक है। मैं देखिए कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, अभी इसको समझाता है, फिर वेक्टर फॉर्म भी डिस्कस करेंगे इसकी, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा कूलम्ब्स लॉ और इसके अंदर लिख लीजिएगा इसमें फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस Q1 and Q2 placed at a distance small r is proportional to multiplication of charges and inversely proportional to square of distance between the charges, ठीक है। और उसके बाद में यहां तक कंप्लीट कॉपी कर लीजिएगा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये यहां तक वीडियो पॉज करके कंप्लीटली कॉपी कर लीजिएगा। कर ली कॉपी आपने, ठीक है। अब देखो बात को सुनो, आगे नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हो आप, लिख लिया आपने यहां तक कंप्लीट, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, एक नोट डाल के पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट इसके अंदर ये लिख लीजिएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स will be same whether charges are same polarity or opposite polarity। सेकंड चीज एक और सुनो, देखो देखना सुनना बात को, ये जो फोर्स है ना, कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ केवल तभी एप्लीकेबल होगा जब दो पॉइंट चार्जेस हो या फिर कोई ना कोई एक स्पेरिकल चार्ज हो। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर केवल पॉइंट चार्ज है और उनके बीच की डिस्टेंस है यदि r, तो उसके बीच में जो फोर्स है वो कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर स्पेरिकल चार्ज हुआ, कोई स्पेयर हुआ, तो ऐसे वाले केस में जो डिस्टेंस लेंगे वो स्पेयर के सेंटर से लेंगे, न कि सरफेसेस से, ठीक है ना। तो केवल इसके स्पेयर हुआ, स्पेयर के सेंटर से लेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है स्पेयर के लिए भी अभी मैं आगे की चीज में समझा दूंगा, आगे की वीडियोस में, ठीक है। दूसरी बात, पॉइंट चार्ज क्या होनी चाहिए, स्टेशनरी। अगर मान लीजिए मूविंग स्टेट में हुए तो आर तो चेंज होती रहेगी ना, तो जब आर चेंज हो रही तो दोनों के बीच में फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, वो तो हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो स्टेशनरी चार्ज होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, ठीक है, और पॉइंट चार्ज या फिर स्पेरिकल चार्जेस होना चाहिए। क्लियर यहां तक, ठीक है। एक बात और मान लीजिएगा इसकी जगह ये चार्ज हुआ Q1 और ये कोई पॉइंट हो गया Q2, तो इसके बीच में फोर्स लगेगा क्या, फोर्स तो लगेगा, ये है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स लगेगा, लेकिन इसकी कैलकुलेशन, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। फोर्स लगेगा लेकिन वहां से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा इसकी कैसे क्या करना है। क्लियर यहां तक, देख लिया आपने। अब आगे और सुनो, देखो रब कर दो ना यहां तक। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखिएगा, ठीक है। अच्छा, Q1 Q2 में हमेशा ध्यान रखना कि यहां पर वैल्यू क्या रखना है, पॉजिटिव ही रखना है, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ बताता है मैग्नीट्यूड को, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, देखो देखिए क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिएगा 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम दो चार्जेस है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3 मीटर, ठीक है। दोनों के बीच में फोर्स पूछ लिया है, एग्जांपल
तो फोर्स बिटवीन चार्जेस, फोर्स बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। और बेटर तो ये है आप हर बार इस पे क्या लगा दो, मोड लगा दो, ताकि नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो हमेशा वैल्यू अपने आप ही क्या बन जाए, पॉजिटिव बन जाए, बजाय अलग अलग करने के। तो बजाय इसके तो और बेटर है मैग्नीट्यूड, तो K Q1 Q2 का मोड अपॉन R स्क्वायर, ये ज्यादा बेटर है। मोड का मतलब भी हो गया कि भाई नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो आपकी वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, पॉजिटिव होगी। कब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, वेक्टर को हम डिस्कस नहीं किए अभी तक, ठीक है ना। तो ये ज्यादा बेटर है आपके लिए, ठीक है ना। तो F बराबर क्या हो गई, K हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये क्या हो गया देखिएगा 1 माइक्रोकुलाम इंटू 2 माइक्रोकुलाम, तो पॉजिटिव ही हो गया, वैसे भी मोड की जरूरत भी नहीं है, मोड लगाएंगे तब भी वही आ जाएगा, अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी हो गई, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 9, तो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 10⁻⁹ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6, 2 इंटू 10⁻⁻6, तो कितना हो गया 2 इंटू 10⁻, देखिएगा ये हो गया 10⁻⁻ का 12, 10⁻+ का 9, तो 10⁻⁻3 न्यूटन, ये आंसर आ गया आपके पास। अच्छा, पावर नेगेटिव से वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आती है। 10⁻, कुछ लोगों के डाउट आ रहा हो, -10 का मोड प्लस का 10, 10⁻⁻1 का मोड का मतलब 10⁻+1 मत कर देना, ठीक है ना। 10⁻⁻1 का मतलब हो गया 1/10, 0.1, ठीक है ना। ठीक, एक क्वेश्चन नोट करते हैं, देखिएगा, रब कर दो यहां तक। एक क्वेश्चन आपको कह दिया वापस फोर्स से निकालना है, मान लीजिएगा 2 मीटर की डिस्टेंस दे दी आपको, एक अब की बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स निकालना है, मान लीजिएगा दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी आपके पास, या दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दी सपोज 1 सेंटीमीटर, एक तरफ है इलेक्ट्रॉन और एक तरफ कौन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन, इनके बीच में फोर्स निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो कितना है, -E, प्रोटॉन पे चार्ज +E, और E का मतलब क्या होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। E मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक नंबर है जैसे पाई की वैल्यू 3.14, इस तरह से आप दिमाग में बैठाओ, E मतलब कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पूरी तरह से इस तरह से दिमाग में बैठाओ। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -E, प्रोटॉन पे चार्ज +E, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में, अच्छा तो R कितनी हो गई 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 का मोड अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो आप माइनस हो चाहे पॉजिटिव, प्लस हमेशा मोड में लेना है, वैल्यू पॉजिटिव आ सके। तो K -E इंटू +E अपॉन R स्क्वायर, K की वैल्यू 9 10⁻⁹, ये कितना हो गया देखो E स्क्वायर, मतलब 1.6 10⁻⁻19 इंटू 1.6 10⁻⁻19 अपॉन, और दोनों के बीच में R कितनी 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिएगा, तो 9 इंटू कितना हो गया 256 इंटू 10⁻, देखो 10⁻⁻का 10 और तो 10⁻⁻29 अपॉन 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 23.04 इंटू 10⁻, ये हो गया -29, ये हो जाएगा ऊपर प्लस कर 4, तो 10⁻⁻25 न्यूटन, ये आंसर आ गया आपके पास। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं
कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा और उससे कंपैरिजन करो। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है मैं बता देता हूं यहाँ पे। तो ग्रेविटेशन फोर्स पे अगर निकालना है, ये तो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ग्रेविटेशन फोर्स देखना है, ग्रेविटेशन फोर्स के लिए चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, मास से लेना देना है कि मास कितना है। मान लीजिएगा m1 m2 और दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, तो दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है वो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, g हो गया, एक कांस्टेंट है 6.67 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है ना, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अगर ग्रेविटेशन फोर्स की अगर कंपैरिजन करना है आपको, ये निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, और प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.672 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ग्रेविटेशन फोर्स तो क्या वीक है कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स के। देखो ना, कहा 10⁻9 आ रहा है इधर मल्टीप्लाई में साथ में, यहाँ पे देखो 10 माइनस का 11 आ रहा है साथ में। ठीक है, तो हमेशा ये फोर्स ज्यादा ही होता है चार्जेस वाला। ठीक है, अगर कंपेयर करना तो आप इसके हिसाब से कंपेयर कर लेना, क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स की कंपैरिजन करो, तो इस हिसाब से मैंने बताया अभी यहाँ पे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पे देखिएगा पहले, रब कर दो ना इसको यहाँ तक। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिएगा। आपको कह दिया, अगर मान लीजिएगा कि सॉरी, अब देखिए आपको अगर ये कह दे, ठीक है, कि इफेक्ट ऑफ मीडियम, ये टॉपिक डाल लीजिएगा पहले, इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम टू द फोर्स, टू फोर्स बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस। मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ेगा और चार्जेस के ऊपर, अगर फोर्स की बात है, समझते हैं बात को और ध्यान से सुनना। देखो, ये हो गया, मान लीजिएगा दो चार्ज हो गए Q1 Q2 और जिनके बीच की डिस्टेंस है R। ठीक है, किसी तरह का कोई मीडियम अभी नहीं है, केवल वैक्यूम है। तो वैक्यूम के बीच, वैक्यूम में इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, तो फोर्स इन वैक्यूम बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो F0 लिख दिया मैंने, वैक्यूम के हिसाब से F0 लिख दिया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? अब सेकंड चीज में अगर ये कह दे कि यहां पे, तो अब मीडियम डाल दिया, एंटर करा दिया मान लीजिएगा। ठीक है, तो अब की बार अब मीडियम एंटर करा दिया इन दोनों में, भाई Q1 Q2 है, बीच की डिस्टेंस भी R है। ठीक है ना, बीच में डिस्टेंस भी आपके पास R ही है, लेकिन अब की बार क्या किया कि मीडियम एंटर करा दिया। मीडियम एंटर करा दिया। ठीक है ना, मीडियम एंटर मतलब इस्तेमाल लीजिएगा कि दो चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच में वुडन पाउडर डाल दिया, प्लास्टिक रख दी है। ठीक है, अब इसके बीच में फोर्स, तो अब मीडियम चेंज हो गया। अब यहां पर पहली चीज तो देखो, के की बजाय अब के की वैल्यू क्या रखेंगे, 9 इंटू 10⁻⁹। कब? जब वैक्यूम था। तो यहां पर इसमें भी अपन एक काम करें ना, कि के की बजाय पहले तो ये लिख दो, मतलब 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब फोर्स इन मीडियम बिटवीन चार्जेस, तो अब की बार एफ एम मीडियम रख दिया, तो अब की बार के की जगह 1/4πε0 रखेंगे या 1/4πε रखेंगे। जब मीडियम हो गया तो मीडियम के परमिटिविटी आएगी, तो क्या लिखेंगे हम 1/4πε
Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर यहां तक? अब डिवाइड कर दीजिएगा दोनों। ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिएगा, इक्वेशन नंबर नाम दे दिया 2। तो देखेंगे आप एफ एम अपॉन एफ ओ वैक्यूम, तो देखिएगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये क्या हो गया 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिएगा ये वाला फैक्टर तो पूरा कैंसिल आउट ही हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट कैंसिल आउट हो गया। यहां पे भी देखिएगा 1 अपॉन 4 पाई कैंसिल हो गया, मतलब 1 अपॉन 4 पाई। यहां पे क्या बचा 1 अपॉन इप्सिलॉन, तो एफ एम अपॉन एफ 0 बराबर 1 अपॉन इप्सिलॉन इंटू इप्सिलॉन 0 अपॉन 1। ठीक है, तो इप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं? देखिए पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन 0। तो देखिएगा इप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन आर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो एफ एम अपॉन एफ 0 इक्वल टू क्या हो गया, इप्सिलॉन 0 अपॉन इप्सिलॉन 0 इप्सिलॉन आर। क्लियर यहां तक? ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बचा 1 अपॉन इप्सिलॉन आर। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखें तो एफ एम गुणा, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई यदि करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, देखो एफ एम और इप्सिलॉन आर बराबर एफ 0। तो एफ एम बराबर क्या हो गया, एफ 0 अपॉन इप्सिलॉन आर। ठीक है ना? अच्छा, तो देखो टेक्स्ट बुक्स में क्या कि इप्सिलॉन आर को इस तरह से डिफाइन किया है, इप्सिलॉन आर बराबर एफ 0 अपॉन एफ एम। इस तरह से डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन किया है इप्सिलॉन आर को भी समझना कि अगर मान लीजिएगा वैक्यूम के बीच दो चार्जेस यदि वैक्यूम में रखे हुए, उनके बीच में फोर्स होगा F0। अगर मीडियम एंटर कराने पर उनके बीच में अब जो नया फोर्स हो जाएगा कुछ कम हो जाएगा, उन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, इप्सिलॉन आर। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा इप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग है। ठीक है, अच्छा वैक्यूम के लिए इप्सिलॉन आर की वैल्यू 1, तो पूरा यदि वैक्यूम है तो एफ एम बराबर एफ 0 ही हो जाएगा, मीडियम बचा ही नहीं। ठीक है, कोई मीडियम रखेंगे, फॉर एनी मीडियम इप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ये 1 से ज्यादा से जब डिवाइड होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। वैसे इप्सिलॉन तो मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो इप्सिलॉन आर की जगह मैं क्या रख लूं भाई, इप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 है ना मीडियम के लिए, इप्सिलॉन आर की जगह मैं लिख दूं क्या, ये एफ एम अपॉन एफ 0 ग्रेटर देन, सॉरी एफ 0 अपॉन एफ एम ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हो गया, एफ 0 ज्यादा है, एफ एम मतलब मीडियम से फोर्स ज्यादा है, वैक्यूम मतलब मीडियम में फोर्स क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, अच्छा तो और अब देखो इस पे क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन भी कैसे बनेगा इस पे, एक देखो ये चीज मान लीजिएगा ऐसा क्वेश्चन बने कि कोई दो चार्जेस हैं जो वैक्यूम में है, ठीक है, और उसके बीच में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। अगर उन्हीं चार्जेस के बीच में कोई मीडियम एंटर करा दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, यूनिट तो है नहीं कुछ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, तो अब उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा। तो देखो एफ एम पूछा है ना, ये कितना था 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन अपॉन 2, आंसर कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। और सेकंड क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर दो चार्जेस जो मीडियम में रखे हुए हैं उनके बीच में फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, और यदि मीडियम हटा दिया जाए कंप्लीटली, केवल वैक्यूम रह गया, तो अब दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लग जाएगा। तो अब के बाद F0 पूछ लिया ना, ठीक है, F0 पूछ लिया। इप्सिलॉन आर कोई ऐसा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है, अगर तो ये दे रखा है 3, ये हो गया 6,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 18 न्यूटन। क्लियर यहां तक? ठीक है ना। तो मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ा कि मीडियम डालते ही फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर यहां तक? ठीक है, फटाफट आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन लिखिएगा एक, if force between two charges in vacuum is 10 Newton, then what will be force between charges if any medium of dielectric constant 2 is entered। ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, एंटर करा दिया है तो। ठीक है, तो आंसर आप खुद लिख लीजिएगा, फॉर्मूला ये लगा दीजिएगा, Fm बराबर F0 अपॉन एप्सिलॉन r। F0 की वैल्यू आपके पास कितनी है 10 न्यूटन, एप्सिलॉन r की वैल्यू है 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। ठीक है, एक बात और सुन लीजिएगा, एक क्वेश्चन और सुन लीजिएगा। अगर क्वेश्चन कह दे कि दोनों चार्जेस के बीच में मेटेलिक स्ट्रिप रख दी तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो अगर मेटेलिक स्ट्रिप रख दी, मेटल भर दिया, तो एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यदि इससे डिवाइड हो रहा है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो फोर्स कितना हो जाएगा 0। अच्छा, मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब वैक्यूम होगा दोनों के बीच में। ठीक है, तो एक बार बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि भाई फोर्स मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो मैक्सिमम तो कब हो जाएगा, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स यदि मैक्सिमम करना है, वैक्यूम से ही अगर चेक करना है तो। ठीक है, तो वैक्यूम में तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और कोई मेटालिक स्ट्रिप रख दे तो फोर्स कितना हो जाएगा 0। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, बट आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, आप देखें। ठीक है,